सैंडस्टोन की, ठीक है। सैंडस्टोन इट हैज़ अ यूनिफॉर्म पार्टिकल एंड लाइट इन द कलर। क्या एक जैसे इसके पार्टिकल होते हैं और कलर में ये लाइट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज एंड अदर मटेरियल। क्वार्ट्ज भी एक टाइप का चट्टान का मटेरियल आता है, उससे मिलकर के इसके थोड़े से मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं क्वार्ट्ज से मिलते जुलते रहते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर। मतलब जो हमारा सैंड स्टोन रहता है वो अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है। मतलब हम प्रॉपर्टी सेम होती है मगर हमने देखा कि चट्टानों में से कलर्स अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी टू वर्क एंड ड्रेस। मतलब इसको लगाना भी आसान होता है और इसका ड्रेसिंग भी आसान होती है। मतलब अगर इसको हम प्रॉपर कोई शेप में कन्वर्ट करना चाहें या फिर इसमें कुछ नक्काशी करना चाहे तो ये ईजीली अपने साथ कॉपरेट करता है। क्या कॉपरेट करता है? सैंड स्टोन। मतलब टूटता फूटता नहीं। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम 2.65 टू 2.95। मतलब पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 होती तो उसके हिसाब से ये डबल होता है, मतलब 2.5 गुना होता है, ठीक है। यहाँ से 2.5 गुना दिख रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 गुना दिख रहा है, ठीक है। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 64 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी 54 थी, इसकी 64 है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। इट्स वेट इज़ अबाउट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट मतलब किलो न्यूटन में, मतलब हमने जो केजी को चेंज किया था न्यूटन में, फिर न्यूटन में 1000 का मल्टीप्लाई किया था तो वो बन गया था हमारा किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा 1 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब क्यूब क्यों बोला? 1 मीटर, मान लो ये 1 मीटर का है, ठीक है। इसकी लंबाई 1 मीटर, इसकी चौड़ाई 1 मीटर और इसकी गहराई 1 मीटर, ठीक है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो कितना होगा? मीटर की पावर 3। समझ में आया? अगर मैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा कुछ लूँगी तो उसका वजन कितना होगा? इसका सैंड स्टोन होगा तो उसका वजन कितना होगा? 20 किलो न्यूटन से 22 किलो न्यूटन तक। समझ में आया ये 3 मीटर क्यों है? ठीक है, आया कि नहीं आया? है ना। मतलब वजन की बात करते तो वजन किसका होगा? जो 3D चीज़ होगी हमारी, है ना। 3D चीज़ होगी तो उसका वेट करेंगे तभी हमको वजन मिलेगा। तो मीटर क्यूब क्यों बोल रहे हैं? अगर हमने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा कोई सा सैंड स्टोन लिया तो उसका वजन 20 किलो न्यूटन से 22 किलो न्यूटन के बीच बैठेगा, ठीक है। अब सैंड स्टोन आर यूज इन स्टेप्स बनाने में यूज़ होते हैं, मतलब हमारे चढ़ाव वढ़ाव बनाने में यूज़ हो जाएंगे। फेसिंग वर्क, कॉलम फ्लोरिंग, ठीक है। फेसिंग वर्क, कॉलम फ्लोरिंग के फेसिंग वर्क में यूज़ हो जाते हैं। वॉल्स में यूज़ होते हैं। रोड मेटल और ऑर्नामेंटल कार्विंग। ऑर्नामेंटल कार्विंग जैसे वो हाथी रहते हैं और वो जो गुड़ियाँ बनी रहती हैं पत्थरों की, अरे वो हाथी वाती देखे ना आपने? जैसे वो मंदिरों के बाहर में हम वैसे हाथी वाती देखते हैं, शेर वेर देखते हैं पत्थरों की कटाई पे। देखो वो जो शेर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो सांचे में कंक्रीट से बनते हैं, मगर अगर हम पत्थरों को तोड़ करके किसी चीज़ का आकार देते हैं तो वो होता है हमारे सजावटी चीज़ें बोल लो या फिर ऑर्नामेंटल कार्विंग बोल लो, ठीक है। क्या होता है कि जैसे अब ये है, ये लकड़ी के अंदर ऐसे तोड़ के बनाया है, ठीक है। तोड़ के बनाया इसमें ऐसे ऐसा ताकि ये मुड़ जाए और इसमें ऐसे पेन रखा जाए, ठीक है। क्या होता है कि ऐसे कुछ तोड़ ताड़ के और मतलब ऐसे उसमें कटिंग करके या फिर ड्रेसिंग करके कुछ चीज़ें या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो वो इसमें आसान रहेगा। क्यों आसान है? क्योंकि ये ईजी क्या है? ईजी टू वर्क एंड ड्रेसिंग। मतलब इसमें प्रॉपरली हम एक होल कर सकते हैं या फिर डिज़ाइंस दे सकते हैं। देखो एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। देखो ये चीज़ दिख रही है आपको? ये दिख रहा है, ये राम मंदिर में बहुत सारे ऐसे कटिंग वाले वो शिलाएं रखी हुई है, ये दिख रही है?
आप सब देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? हाँ मैम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑर्नामेंटल कार्विंग, मतलब डिफरेंट चीज़ें देना। ये जैसे ये जो है वुड के ऊपर कार्विंग करी हुई है, ठीक है, नक्काशी करी हुई है। देखो ये सैंड स्टोन के ऊपर कार्विंग करी हुई है, मतलब डिज़ाइन उखेरी गई है। दिख रहा है ये मोर और ये जो बनाते थे। अरे पहले के टाइम में आपने वो देखा, पंखे लगे रहते थे, आसपास डिज़ाइन रहती थी, पंखों के आसपास ऐसे डिज़ाइन बना दिया जाता था। आजकल तो पीओपी होने लगी है, पहले के टाइम पे अलग अलग डिज़ाइंस बना दी जाती थी। दिख रही है ये? हाँ मैम। ये दिख रही है, ये नक्काशी करी होना, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? हमारा कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, मतलब उसमें वियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था इसमें? फैसिलिटी ऑफ वर्क और ड्रेसिंग, मतलब कैसा इजी टू फैसिलिट होना चाहिए, आसानी से हमारा काम हो जाना चाहिए। ड्रेसिंग प्रॉपरली हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि हम ड्रेसिंग करने जाए और स्टोन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। मतलब इतना सॉफ्ट नहीं हो कि हमारे उसकी ग्रेन्स की घिसाई के तौर पर हमारा स्टोन ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने बताया था फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस मतलब अग्नि प्रतिरोधक, ठीक है। अग्नि पकड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टोन्स अगर ऐसे होते हैं कि जो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टोन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फायर के अगेंस्ट स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। देखो, अब आप बोलोगे मैडम स्टोन कहाँ जल जाते हैं, स्टोन थोड़ी जलते हैं। तो स्टोन क्या होते हैं बेटा, जल जाते हैं या फिर घिस जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे चूना पत्थर के बारे में, लाइम स्टोन के बारे में। तो वो क्या होते हैं कि अगर हमारा डिकम्पोज होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, कैल्शियम के ऑक्साइड रहते हैं और कार्बन के डाइऑक्साइड्स रहते हैं। तो अगर हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, या आगजनी के केस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे पहुंच गया है ना, आपने चूना पत्थर यूज़ करा है अपने घर में, ठीक है। चूना पत्थर क्या मार्बल का एक टाइप होता है ना, मार्बल का एक टाइप होता है। तो हमारा क्या होता है, अगर आगजनी हो गई, फायर लग गया, तो अगर हमारा टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड पहुंच गया, तो ये पत्थर क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है, मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें सीजनिंग। सीजनिंग कैसी होना चाहिए उसकी, मतलब प्रॉपर सीजन हमारा स्टोन होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हमको काय में लिखने हैं, ये हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स, ठीक है। अब यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे यूजेस की। तो यूज़ मैंने आपको बता दी कि स्टोन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। और हम यूज़ किस बेसिस पे पढ़ेंगे, इनके यूज़ पढ़ लेंगे, बेसाल्ट के, लाइम स्टोन या कोटा स्टोन के, सैंड स्टोन के, मार्बल के, ग्रेनाइट के, स्लेट के, क्वार्ट्जाइट के और लेटराइट के, ठीक है। इनके बारे में हमको यूज़ पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये वाला बस टॉपिक हमारा रह गया है, तो हम अगले लेक्चर में इसको देखो। एक बुक में मुझे ये मिल गया है डायग्राम अर्थ का, जो अपन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको कोर और मेंटल और वो सब समझाया था। तो क्या होता है, ये हमारा कोर पार्ट रहता है, जो मैंने आपको बताया था लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। ये कितना अंदर होता है, जब अर्थ के हम 5150 किलोमीटर अंदर जाते हैं तब से ये स्टार्ट होता है। और मानते हैं अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 6371 किलोमीटर। मतलब अर्थ को की जो त्रिज्या और जो व्यास होता है उसकी बात करें, व्यास मतलब डायमीटर होता है ना, और त्रिज्या मतलब आर रेडियस होती है ना। देखो मेरे को हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। त्रिज्या मतलब हाँ ये मैम वही इतनी था। इतनी ना, और व्यास मतलब ये जी। पूरा,
ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या पूरा होती है, हाँ, इसकी जो त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर तक जब हम अंदर जाएंगे तो हमको अर्थ का सेंटर मिल जाएगा, है ना, सेंटर हमको मिल जाएगा। और हम जो बात करते कोर, कोर कहाँ से कहाँ तक मिलता है हमको, अगर हम यहाँ से खुदाई करते हैं, मतलब हम अगर खड़े हुए हैं यहाँ पे या यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ से जब हम खुदाई करते हैं तो हमको इनर सॉलिड, मतलब इनर पार्ट जो हमारा कोर का मिलता है वो मिलता है 5150 किलोमीटर पे। और जो ये आउटर कोर है हमारा, मतलब टोटली हम माना जाता है कि हमारा जो कोर है ये पूरा इनर और आउटर है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड रहता है और हमारा इनर सॉलिड रहता है। मतलब कोर भी हमारा दो प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। बाहरी परत जो रहती है वो हमारा लिक्विड में रहता है और हमारा जो अंदर का कोर रहता है वो सॉलिड में रहता है, मगर हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये हमारा 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है, ये मेंटल होता है। मतलब क्रस्ट आप देख रहे हो, क्रस्ट खाली थोड़ा सा होता है, ठीक है। कितना किलोमीटर का होता है ये हमारा, सिर्फ बात करते अगर क्रस्ट की, तो क्रस्ट की बात करते तो ये 35 किलोमीटर तक होता है हमारा, और ओशंस में 5 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये अगर ओशन है, समुद्र है, तो ये 5 किलोमीटर पे हमारा क्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमारा क्रस्ट है, हमारा लैंड है, तो कितना 35 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट होता है। फिर हमारा आउटर मेंटल ये जो स्टार्ट हो जाता है, फिर ये हमारा इनर मेंटल स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये हमारा आउटर कोर, ये हमारा इनर, मतलब ये अंदरी और बाहरी, ठीक है। तो जो बात करते हैं ये प्लास्टिक स्टेट में होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब प्लास्टिक मतलब सेमी सॉलिड, मतलब कैसे, मान लो आप मिट्टी में अगर आप पानी मिलाते हो तो वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड नेचर का होता है, ठीक है, मगर पूरा तरल भी नहीं होता है। समझ रहे हो बात को। तो ये जो होता है हमारा लिक्विड रहता है, मतलब खोलता हुआ लावा रहता है, तो ये ऐसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण से बाहर पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्या होता है, लावा जो है निकल के बाहर आता है, और हमारे जो ये आउटर मेंटल जो है, यहाँ पे मिलती है हमारे स्टोन की खदानें या रॉक की खदानें, ठीक है, जिनको हम खोदते हैं। अब आपका एक टॉपिक हमारा आ रहा था, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें देखते हैं हमारा एक टॉपिक आ रहा था ये क्वेरिंग, ठीक है। क्वेरिंग वाला जो टॉपिक हमारा रह गया था वो आ रहा था। एक सेकेंड, हाँ, क्वेरिंग क्या होता है मैं ये समझा रही हूँ अभी। क्वेरिंग क्या हो रहा है, हमारी जो चट्टानों का उत्खनन होता है वो होता है क्वेरिंग, ठीक है। किस तरह से हम चट्टानों को खोदते हैं और किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप इस फोटो में, जेसीबी देखना, जेसीबी जितनी छोटी सी दिख रही है, मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी शिलाओं को निकाला जाता है, ठीक है, फिर उसकी घिसाई की जाती है और फिर ड्रेसिंग की जाती है। ये देखो, ये हमारी खदानें हैं, देख पा रहे हो, दिख रही है, समझ रहे हो, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, दिख रही है ना आपको। हाँ मैम दिख रही है, क्रस्ट है ना, ये हमारी स्टोन स्टोन। क्वेरिंग है, ठीक है। मतलब क्वेरिंग मतलब उत्खनन, हम किस प्रकार से हमारे स्टोन का उत्खनन करते हैं वो प्रक्रिया होती है। Quarrying is the process of collection of stones from the natural rock surface. Site selection and the methods used for quarrying for the construction work is discussed. Quarrying of stone is completely different from mining. Stones quarrying is generally done at hilly areas where large quantity of stones is available. देखो, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में हमको रॉ मटेरियल, मतलब जो स्टोन है, हमको एक उसमें चाहिए रहता है, मतलब बड़ी बड़ी शिलाओं में चाहिए रहता है, मतलब उसको हम किसी भी प्रकार से गलत तरीके से खोद कर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। माइनिंग में क्या होता है, हमको खदानें मिलती है, ठीक है। माइनिंग एक अलग चीज़ होती है, पेट्रोलियम माइनिंग एक अलग चीज़ होती है।
ठीक है। पेट्रोलियम निकालना एक अलग पद्धति से होता है। जो स्टोन हम निकालते हैं, जो पत्थर हम निकालते हैं, मतलब पत्थरों का जो उत्खनन करते हैं हम खदानों में से, उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। ठीक है। हर चीज़ का, हर पदार्थ का उत्खनन अलग अलग प्रोसेस कहलाता है। तो हमारी क्वेरिंग की जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं हम, स्टोन को कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? जो प्राकृतिक हमको चट्टाने की सरफेस से निकालना क्वेरिंग कहलाता है। ठीक है, उत्खनन कहलाता है। इस प्रोसेस में साइट का सिलेक्शन करना, मेथड कौन सी यूज़ करनी है, हमारे स्टोन निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करना है, कैसे हमको साइट का सिलेक्शन करना है, साइट का चुनाव कैसे करना है, ये सब हमारी क्वेरिंग के अंतर्गत आता है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग इज़ द कॉमन टर्म। ठीक है, जो माइनिंग का मतलब होता है खदानों में से मटेरियल का कलेक्शन, मगर स्टोन का कलेक्शन एक अलग प्रक्रिया से होता है। ठीक है, स्टोन का कटिंग होके होता है। ठीक है, आपने अभी ये इमेजेस से आपको क्लियर होगा। वीडियोस देखते हैं इसका। देखो, स्टोन और एग्रीगेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो हमको दिख रहा है, ये इन्होंने क्या किया कि खदान में लगाया हमारा ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्टिंग करी हमारी खदान में, तो हमको मिले ये टुकड़े में स्टोन्स। ठीक है, अब इसको अगेन हम क्रशर मशीन में डालते हैं और हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली स्टोन क्रश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेरिंग। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में कुछ नहीं, बस सेंडिमेट्री, इग्नीशियस, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों को थोड़ा सा और अलग कर दिया है। मतलब कौन सी चट्टान को कैसे निर्मित किया, और उसको मतलब विंड के ब्लो से, हवा के ब्लो होने से उसका फॉर्मेशन हुआ या पानी के बहने से हुआ, ये सब टर्मिनोलॉजी उसमें समझाइए। तो इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे समझ में आ जाएगा। अब रही बात, हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ड्रेसिंग में समझा चुकी थी पिछले लेक्चर में, क्वेरिंग अभी समझा चुकी हूँ, सीजनिंग समझा चुकी हूँ। देखो, ये तीन जो चीज़ें आई हैं ना, ये सिर्फ अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आती भी है तो 2 नंबर या 3 नंबर के डेफिनेशन के रूप में आती है। तो हमको इसको समझाना आना चाहिए कम से कम 2 से 3, 4, 5 लाइन में। जितना मतलब मैंने समझाया उतना आप लिख सकते हो। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ, अपीयरेंस और वो सब लास्ट लेक्चर में, वही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब बात करते हैं हम यूज़ ऑफ देयर यूज़। बेसाल्ट, लाइम स्टोन, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट और स्लेट की। ठीक है,
ये कर लेते हैं तो हमारा स्टोन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा, नेम एनी 4 स्टोन अलॉन्ग विद देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज। कोई 4 पत्थरों के या चट्टानों के बारे में बताएं और उनकी विशेषताएं लिखें व उनके उपयोगों को समझाएं। ठीक है, तो हमको जो 4-5-6 नाम मैंने आपको भी सिलेबस में बताया उतने ही पढ़ना है। ठीक है, कोई से भी 4 आप लिख सकते हो। तो बात करते हैं हमारी स्टोन के बारे में। पहले आता है हमारा लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि चूना पत्थर कैसा स्टोन है, हमारी अवसादी कैसे बनता है, क्योंकि ये इग्निशियस रॉक जो रहती है हमारी, उसको टूट करके अलग जगह पे परिवहन होकर के ये डिपॉजिट हो जाता है। लेयर बाय लेयर इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई सी भी चट्टान लेयर के फॉर्मेशन में हमको दिखती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक, मतलब अवसादी चट्टान है। ठीक है, बताया था लास्ट क्लास में, मतलब कुछ नहीं होती है, ये आग्नेय चट्टानों से टूट कर, मतलब वेदरिंग होकर के, परिवहन होकर के, आगे बढ़ कर के दूसरी लोकेशन पे सेट हो जाना। ये देखो एक बारी में थोड़ी ना होती है, ये करोड़ों वर्षों तक ऐसे उसके ऊपर परत दर परत जमती जाती है। अब वो पूरी चट्टान जब पूरी सेट हो जाएगी तो उसकी कैसी रहेगी, क्वालिटी सारी एक जैसी रहेगी। मतलब पहली परत भी इससे टूट के यहाँ पे जमी, दूसरी परत भी आई और यहीं पे जमी, तीसरी भी आई तो यहीं पे जमी, मतलब एक ही चट्टानों से टूट करके अलग जगह पे जा कर के वो जम गई है। कैसी, तो इसकी जो पूरी विशेषता रहेगी वो एक जैसी रहेगी, मानते हो? क्योंकि क्या हो रहा है, वहीं से आ रहा है, ओरिजिन वहीं से, इसका जो मूल केंद्र है वो यहीं से, मतलब यहीं से इसी पहाड़ से टूट करके जम रही है, फिर जम रही है, फिर जम रही है, फिर जम रही है, तो जम जम करके क्या हो गई है, ये पूरी हार्ड हो गई है। तो ये क्या हुआ है, एक जैसी इनकी प्रॉपर्टीज मिलेगी, मतलब इनकी विशेषताएं जो मिलेगी पूरी सेम रहेगी। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टीज होने के कारण ये एक प्रकार की चट्टान बन जाती है। तो हमारी बात कर रहे थे, हम ये बात करते थे लाइम स्टोन, चूना पत्थर जो होता है वो कैसा, हमको चूना कैसा दिखता है, लेयर्स में दिखता है। अगर हम उसको तोड़ते तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसी लेयर्स बाय लेयर्स इसका फॉर्मेशन रहता है। तो इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। लेयर्स के फॉर्मेशन में हमको जो भी रॉक रहती है तो वो क्या होती है, हमारी अवसादी चट्टानें रहती है। मगर इसका पेरेंट रॉक कौन सा रहता है, पिता कौन रहता है, हमारी इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक से ही हमारी रॉक सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ बुला लो, फोन भी आ रहा था उसका, लेक्चर ले रही थी। हाँ नहा ली हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है एंड इजी टू वर्क, मतलब हमारी जो रॉक रहती है वो वर्क करने में इजी रहती है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम 2.0 टू 2.75, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी आप नहीं समझ पाओगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द टर्म विच इज़ डिफाइंड बाय द डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को अगर हम पानी के परिप्रेक्ष्य में नापते हैं, मतलब जैसे ये इतना भारी है या इतना डेंस है हमको पता है, मगर हमको इसका स्टैंडर्ड निकालना है। तो किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड निकालते हैं तो हमने एक ले लिया, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पानी के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कितनी रहती है, 10 रहती है। ठीक है, हम अभी आगे आप पढ़ोगे सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना, सॉइल के अंदर एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना, इन सब के प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, सैंड को पानी में डुबो देते हैं, ठीक है, या फिर एग्रीगेट को पानी में डुबो देते हैं और पानी के परिप्रेक्ष्य में निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की हमने आइडियल मान ली है या फिर पानी की हमको फिक्स है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब भी बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, इसकी वेरी होती है, मतलब 2 से 2.75। अगर हम मानेंगे कि एक पानी की है तो पानी के हिसाब में डबल है, मतलब जितना पानी डेंस रहेगा उसका डबल हमारा क्या रहेगा, लाइमस्टोन रहेगा। लाइमस्टोन रहेगा या फिर हमारा 2 से 2.75 तक वेरी हो सकता है। ठीक है, इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, मैंने आपको ब्रिक का बताया था, दोनों साइड से जो कंप्रेस होने वाला जो हमारा फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स रहता है, हमारा कंप्रेसिव फोर्स रहता है।
ठीक है। तो जब दोनों साइड से फोर्स लगता है तो हमारे जो लाइम स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है, 54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज क्या होता है, द लाइम स्टोन आर यूज इन द फ्लोर, स्टेप वॉल्स, रोड मेटल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम इन ब्लास्ट फर्नेस। देखो दूसरी चीज़, आजकल हम इसको फ्लोर में यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब कर सकते हैं। कैसा रहता है ये, मैं बताती हूँ। जैसे आपने मार्बल देखा है, मार्बल देखा ही होगा। मार्बल जैसा ये वाइटिश दिखता है। मार्बल जैसा तो नहीं रहता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लाइम स्टोन को और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और टेम्परेचर लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। मगर ये मानते हैं हम, मार्बल और लाइम स्टोन, मतलब मार्बल और चूना पत्थर का जो भी कंपोनेंट रहता है, कलर रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो हम मार्बल से सस्ता मिलता है ये लाइम स्टोन जो होता है। ठीक है, तो इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, फ्लोर बनाने में। ठीक है, अगर आपको टाइल नहीं लगानी तो आप लाइम स्टोन भी यूज़ कर सकते हो टाइल्स की जगह पे। स्टेप वॉल्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टेप वॉल्स मतलब स्टेप बाय स्टेप जो वॉल्स बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। रोड मेटल्स, इसमें ये कहीं कभी यूज़ नहीं करते ये रोड मेटल्स वेटल्स में। ठीक है, रोड मेटल्स मतलब ये मान लो कि बाहर का हम गलियारे वलियारे में यूज़ कर सकते हैं जो ओपन है हमारा। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम इन ब्लास्ट फर्नेस।